आज के इस वीडियो में क्लास 12 के भौतिक विज्ञान प्री बोर्ड पेपर हल के बारे में समझेंगे। 2026 में जो प्री बोर्ड एग्जाम हुए हैं उनके संपूर्ण प्रश्नों को हल करके आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। 2026 में जो प्री बोर्ड का एग्जाम हुआ है वह 2025 के पेपर के द्वारा ही जो है प्री बोर्ड का परीक्षा कराया गया है। पेपर का कोड जो है 346 BCF पेपर के सभी प्रश्नों को जो है आज हल करके बताया जाएगा। तो एक एक प्रश्न को जो है आप सभी लोग अच्छे से समझिएगा और एक एक प्रश्न को तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि 2026 का जो एग्जाम होगा तो प्री बोर्ड पेपर के माध्यम से जो प्रश्न आए हुए हैं उसी माध्यम से 2026 का जो है प्रश्न पेपर में पूछा जाता है। तो यहाँ पर देख लेंगे 2025 लिखा है, पेपर का कोड 346 है, यहाँ अनुक्रमांक दिया गया है और नाम दिया गया है। और यहाँ पर जो है प्रश्न कौन कौन से आए हुए हैं, तो पहला जो क्वेश्चन दिया गया है निर्वात की वैद्युशीलता अपसाइलम नाट का मात्रक है। यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें बताना है कि निर्वात की जो वैद्युशीलता है इसमें कौन मात्रक सही है। तो मात्रक को यहाँ निकाल करके सिद्ध करा करके बताएंगे कि इसमें कौन ऑप्शन इसमें सही होगा। तो पहला का जो उत्तर क्या होगा, तो यहाँ अगर मात्रक निकालने की बात करेंगे तो पहले यफ का सूत्र लिखेंगे और यफ बराबर होता है 1/4 पाई होता है अपसाइलम नाट होता है, और यहाँ लिखेंगे Q1 Q2 बटा में क्या हो जाएगा यहाँ पर R का स्क्वायर। अब यह अपसाइलम नाट का मात्रक निकालना है, तो अपसाइलम नाट का मात्रक कैसे निकलेगा, तो यह अपसाइलम नाट को ऊपर कर देंगे तो यह बनेगा अपसाइलम नाट बराबर हो जाएगा 1/4 पाई हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे Q1 Q2 बटा में हो जाएगा और यहाँ बनेगा यफ R का स्क्वायर हो जाएगा। यफ जो है नीचे कर दिया गया है। अब इसका मात्रक अगर निकालेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर अपसाइलम नाट का जो मात्रक क्या बनेगा, तो अपसाइलम नाट का अगर मात्रक निकालते हैं तो यहाँ पर 1/4 का तो पाई का जो है मात्रक होगा नहीं, आवेश का मात्रक क्या होगा, तो आवेश का मात्रक कुलाम हो जाएगा, और बगल में पुनः लिखेंगे कुलाम हो जाएगा, और बल का मात्रक क्या होगा, तो बल का मात्रक न्यूटन हो जाएगा, बल का मात्रक न्यूटन हो गया, और दूरी का मात्रक क्या होगा, मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो कुलाम में कुलाम का अगर गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, कुलाम का स्क्वायर बन जाएगा बटा हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे न्यूटन हो जाएगा, न्यूटन मीटर का क्या बनेगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सही हो जाएंगे, कुलाम का स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर का जो है यहाँ पर स्क्वायर है। तो इसमें विकल्प देखेंगे तो इसमें तीसरा वाला ऑप्शन जो देख रहे हैं कुलाम का स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर का स्क्वायर, इसमें तीसरा वाला ऑप्शन क्या है, सही है। अब दूसरा प्रश्न इसमें कौन से प्रश्न पूछा गया था, दूसरा प्रश्न के बारे में समझेंगे कि दूसरा प्रश्न इसमें क्या आया हुआ था। तो यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में बल रेखाओं को लंबवत एक इलेक्ट्रॉन आवेश E नियत वेग V से चल रहा है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल बताना है। यहाँ पर जो है लंबवत दिया हुआ है और आवेश को जो बताया गया है Q आवेश दिया गया है, तो उस पर लगने वाला जो है बल का मान इसमें बताना है, कौन इसमें ऑप्शन में सही होगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सही हो जाएगा। अब बल के बारे में समझेंगे कि अगर यहाँ पर प्रश्न में देखा गया है, यहाँ पर कहा गया कि आवेश Q के जगह पर E रखना है और थीटा के जगह पर जो है 90 अंश रखना है, तो बल का सूत्र इसमें क्या होता है, तो लॉरेंज बल F बराबर सूत्र होता है यहाँ पर QVB जो है साइन थीटा होता है। अब इसमें मान रखेंगे तो Q के जगह पर बताया गया कि इसमें E रखना है, तो Q के जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर Q के जगह पर रख दीजिए E हो गया, V हो गया, B हो जाएगा, और साइन जो है थीटा के जगह पर 90 अंश रख दीजिए। अब यहाँ पर जब मान रखने के बाद से क्या बनेगा, EVB हो गया और साइन 90 अंश का मान 1 हो जाएगा, और EVB का गुणा 1 में करेंगे तो EVB हो जाएगा। इसमें EVB जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन चेक करेंगे कौन सही है, तो पहला वाला ऑप्शन जो है EVB जो है पहला ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, इसमें पहला वाला ऑप्शन क्या है, सही है। तो इसमें पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न आया है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है, तो चुंबकीय फ्लक्स का अगर मात्रक की बात करेंगे तो चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वह वेबर होता है। क्या होता है, चुंबकीय जो फ्लक्स होता है, चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक क्या होता है, तो लिखेंगे चुंबकीय फ्लक्स का अगर मात्रक की बात करेंगे तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या बनता है, तो यह बनता है वेबर बनता है। क्या बनता है, वेबर। इसमें वेबर वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें वेबर जो है तीसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है, तो वेबर हो जाएगा। अब अगला जो प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दिया गया है, किसी समतल परावर्तित पृष्ठ पर 5000 एंगस्ट्रॉन तरंगदैर्घ्य प्रकाश आपतित होती है, परावर्तित प्रकाश की आवृत्ति होगी। यहाँ आवृत्ति की गणना करना है, तो यहाँ सबसे पहले जो है
क्या का मान दिया है यहाँ पर, लेमडा का मान दिया गया है। और लेमडा का मान इसमें कितना दिया गया है, तो यहाँ पे लिख लेंगे लेमडा का मान जो प्रश्न में दिया गया है 5000 एंगस्टान दिया गया है। 5000 एंगस्टान हो गया तो लेमडा बराबर हो जाएगा 5000 उतर जाएगा और एंगस्टान में 10 के पावर -10 हो जाएगा। 3 जीरो इसमें से कम कर दीजिए, 5 गुणे 10 के पावर -7 हो जाएगा। लेमडा का मान जो है किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। और सी का मान जो होता है प्रकाश का चाल होता है 3 गुणे 10 के पावर क्या होता है 8 होता है। यह बनेगा मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश का चाल जो होता है यहाँ पर जो है मात्रा क्या बनेगा, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। और यह न्यू बराबर पूछा जा रहा है, न्यू मतलब यहाँ पर गामा इसको आवृत्ति बोलेंगे और ये न्यू इसको बोलते हैं, न्यू माने आवृत्ति हो जाएगा। और आवृत्ति का जो सूत्र क्या होता है, तो आवृत्ति का सूत्र होता है सी बटा जो है लेमडा होता है। क्या होता है, सी बटा लेमडा हो जाएगा। और सी का मान इसमें कितना है, तो 3 गुणे 10 के पावर 8 है। और लेमडा का मान जो दिया गया है यहाँ पर 5 गुणे 10 के पावर जो है -7 दिया गया। और ये 7 घात जब ऊपर चला जाएगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर 3 गुणे 10 के पावर 8 और +7 जोड़ देंगे, बटा में नीचे क्या बनेगा 3 हो जाएगा। अगला बनेगा 3 गुणे 10 के पावर 8 7 कितना हो जाएगा 15 घात हो जाएगा, बटा में नीचे 5 हो जाएगा। और 1 जीरो इसको दे देगा, जब 1 जीरो इसको दे देगा तो ये बन जाएगा 30 हो जाएगा। और 30 गुणे 10 के पावर 14 घात हो जाएगा, बटा में हो जाएगा 5, 5 छक्के 30 हो जाएगा। कितना बनेगा 6 गुणे 10 के पावर 14 हो जाएगा। और आवृत्ति का मात्रक जो है हर्ट्स होता है 6 गुणे 10 के पावर 14। तो इसमें ऑप्शन देख लेंगे 6 गुणे 10 के पावर 14 एच जेड, इसमें ऑप्शन जो है पहला वाला ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान जो है प्रश्न जो है बोर्ड में ये पूछा गया है। तो यहाँ पर तरंगदैर्घ्य 5000 था तो उसको हम लोग मीटर में बदल दिया गया है। प्रकाश का चाल आपको याद होगा। और ये जो आवृत्ति का सूत्र होता है कि प्रकाश का चाल बटा तरंगदैर्घ्य होता है, इसमें मान भर करके हल किया गया है। तो 6 गुणे 10 के पावर 14 एच जेड जो है इसमें मान आ गया है। अगला जो प्रश्न दिया गया इसमें बताना है कि दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के लिए व्यंजक है। तो दी ब्रोगली का तरंगदैर्घ्य का सूत्र इसमें 4 ऑप्शन में बताना है कि दी ब्रोगली का तरंगदैर्घ्य का सूत्र क्या होता है। तो दी ब्रोगली का तरंगदैर्घ्य का सूत्र अगर देखा जाए तो इनका सूत्र होता है लेमडा बराबर एच बटा, देखिए यहाँ पर यम भी होता है, ठीक है ना। लेमडा बराबर क्या होता है, लेमडा बराबर एच बटा जो है यम भी होता है। ये दी ब्रोगली का तरंगदैर्घ्य का सूत्र होता है, क्या होता है एच बटा यम भी। इसमें ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, तो इसमें तीसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेमडा एच बटा यम भी इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि पी टाइप अर्धचालक का उदाहरण है। तो पी टाइप जो अर्धचालक का उदाहरण होगा, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया। तो इसमें तीसरा वाला ऑप्शन जो है बोरान से जो है मादित जो है बोरान से जो है मादित डोप किया हुआ जर्मेनियम, इसमें तीसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा। पी टाइप का अर्धचालक अगर उदाहरण की बात करेंगे तो इसमें तीसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ तीसरा वाला ऑप्शन लिख देंगे, यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोरान से मादित डोप किया हुआ जर्मेनियम, इसमें ऑप्शन क्या है, सही है। तो यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न को जो है संपूर्ण हल कर दिया गया। इसमें जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न आए थे सभी हल करके बताया गया। अब अगला जो प्रश्न दिया गया है यहाँ पर बताना है कि ओम की परिभाषा लिखिए। क्या लिखिए, ओम की परिभाषा आपको बताना है कि ओम की क्या परिभाषा है। तो अब ओम की परिभाषा समझ लेते हैं। तो अब समझेंगे ओम का नियम क्या है। अब ओम का नियम की परिभाषा समझेंगे कि इस नियम के अनुसार क्या होता है। लिखेंगे यहाँ पर यदि, यहाँ लिख लेंगे यहाँ पर यदि किसी चालक में चालक की भौतिक अवस्था में, चालक की क्या लिखेंगे यहाँ पर, भौतिक अवस्था जैसे ताप दाब आदि में कोई परिवर्तन न हो तो, चालक के सिरों के बीच का विभवांतर, क्या लिखेंगे यहाँ पर, चालक के सिरों के बीच का विभवांतर, लिख लेंगे चालक के सिरों के बीच का विभवांतर, चालक के सिरों के बीच विभवांतर, उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है।
डबल इंटरजेक्ट कामा क्या करेंगे, बंद कर देंगे। अब यहाँ लिख देंगे ओम का नियम कहलाते हैं, ओम का नियम कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं, कितना आसान है। अब यहाँ ओम का नियम क्या बन जाएगा, भी अनकर्मानुपाती आई होता है, क्योंकि चालक के सिरों के बीच का विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनकर्मानुपाती होता है। भी बराबर जब चिन्ह को हटाएंगे तो आर आई लिख देंगे और लिखेंगे यहाँ पर जहाँ आर एक क्या है, तो कहेंगे जहाँ आर एक नियतांक है और इस नियतांक का नाम क्या रहेगा, नियतांक है जो चालक का प्रतिरोध है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, चालक का प्रतिरोध है, चालक का क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्रतिरोध है। आर जो है नियतांक है, जो चालक का क्या है, प्रतिरोध है। तो यह ओम का नियम जो है आप लोग समझ गए होंगे कि ओम का नियम इसमें कैसे जो है हल किया गया। अब यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है, अगला जो प्रश्न, तो अगला जो प्रश्न है वाटहीन धारा क्या है। तो वाटहीन धारा का उत्तर बहुत ही आसान है, बस एक लाइन का उत्तर है, बहुत आसान तरीके से आप बता सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर चोक कुंडली में बहने वाली धारा को वाटहीन धारा कहते हैं। कितना आसान है, चोक कुंडली में बहने वाली धारा को क्या कहा जाता है, वाटहीन धारा कहा जाता है। तो एक लाइन में इसको उत्तर लिखना और 1 नंबर का ये प्रश्न जो है पूछा गया है, वाटहीन धारा क्या है, चोक कुंडली में बहने वाली धारा को वाटहीन धारा कहते हैं। क्या है कि किसी परिपथ में 0.2 सेकंड में धारा 10 एम्पियर से 5 एम्पियर तक गिरती है। यदि औसत प्रेरित वैद्युतवाहक बल कितना दिया है, 50 वोल्ट है, तो परिपथ में 100 प्रेरक तत्व का आकलन कीजिए। तो इसमें क्या क्या मान दिया गया है, तो इसमें टाइम दिया गया है और 2 धारा दिया गया है, I1 I2 दिया गया है, प्रेरित वैद्युतवाहक बल भी दिया गया है और 100 प्रेरक तत्व यल का मान जो है इसमें प्रश्न में पूछा गया है। तो कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पर जो मान दिया गया था, प्रश्न में क्या दिया गया था, टाइम दिया गया था। तो टाइम को किसे दिखाएंगे, डेल टी, और डेल टी बराबर दिया गया 0.2 सेकंड दिया गया है। टाइम इसमें कितना दिया गया है, 0.2 सेकंड टाइम दिया गया था। और एक बार और देख सकते हैं यहाँ पर टाइम कितना दिया गया है, 0.2 सेकंड है और धारा इसमें जितना दिया गया है 10 एम्पियर से 5 एम्पियर हो गया। तो धारा मतलब पहला धारा लिखेंगे यहाँ पर I1 बराबर लिखेंगे यहाँ पर 10 एम्पियर धारा है और I1 10 एम्पियर है, और यहाँ लिखेंगे यहाँ पर I2, और I2 बराबर दिया गया इसमें 5 एम्पियर धारा है। कितना दिया है, 5 एम्पियर की धारा इसमें दिया गया है। अगर डेल आई इसमें निकालेंगे तो डेल आई कैसे निकलता है, तो I2 में से I1 को घटा देंगे तो जो है डेल आई का मान निकल जाएगा। तो I2 कितना इसमें है, 5 है, 5 में से 10 घटा देंगे तो -5 जो है एम्पियर निकल जाएगा। तो 5 एम्पियर यहाँ पर निकल गया। तो किसका मान निकला है, तो लिखेंगे डेल आई का मान जो निकला है ये 5 एम्पियर जो है निकल चुका है। अब यहाँ पर जो है और किसका मान निकलना है, तो यहाँ प्रेरित वैद्युतवाहक बल भी दे दिया है। ई का मान जो दिया गया इसमें 50, क्या दिया गया इसमें 50 जो है वोल्ट दिया गया है। यहाँ पर प्रेरित वैद्युतवाहक बल ई का मान दे दिया गया है। यल का मान इसमें पूछा जा रहा है, तो यल बराबर प्रश्नवाचक हो जाएगा। और सूत्र क्या होता है इसमें, तो सूत्र पढ़े होंगे, ई बराबर होता है माइनस यल जो होता है डेल आई बटा जो है डेल टी होता है। अब यहाँ पर ई का मान कितना दिया गया है, तो यहाँ ई का मान दिया गया 50 माइनस यल हो जाएगा, और डेल आई का मान दिया गया है, डेल आई का मान इसमें निकला है -5 निकला है, और बटा जो है और डेल टी का मान इसमें निकला है 0.2, क्या निकला है यहाँ पर 0.2 टाइम दिया गया है। अब यहाँ माइनस से माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये बनेगा 50 बराबर हो गया 5 में जो है यल का गुणा करेंगे तो ये बनेगा 5 यल बटा और ये हो जाएगा 0.2। अब 50 में 2 का गुणा कर लेंगे तो 50 दूनी 100, 100 में होगा दशमलव हट जाएगा, तो यहाँ बनेगा 5 यल बराबर 50 दूनी 100 हुआ, लेकिन बनेगा ये 10 हो जाएगा, 10.0 हो जाएगा, और ये 5 नीचे जाएगा तो यल बराबर 10 बटा 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10, यल बराबर आ जाएगा 2, और इसका मात्रक होता है हेनरी। 2 हेनरी जो है इसमें इसका क्या आएगा, आंसर हो जाएगा। यल बराबर 2 हेनरी इसमें मान जो आया वही इसका क्या बनेगा, आंसर आ जाएगा। तो इसमें जो है क्या मान पूछा गया था, 100 प्रेरक तत्वों का मान पूछा गया था, तो इसमें 100 प्रेरक तत्वों का मान यल का मान निकल गया। अब अगला प्रश्न के बारे में समझेंगे। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला जो प्रश्न दिया गया है वह है लेंज का नियम लिखिए। अब लेंज का नियम क्या है, अब इनके बारे में समझेंगे। बहुत आसान उत्तर है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे तो उत्तर आपको क्या होगा, याद हो जाएगा।
तो यहाँ पर लिख लेंगे लेंज का नियम। तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित धारा की दिशा हमेशा ऐसी होती है, वह उस कारण क्या क्या करती है, विरोध करती है, जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है, लेंज का नियम कहलाती हैं। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में जो प्रेरित धारा होता है उसकी दिशा हमेशा ऐसा होता है कि उस कारण क्या क्या करती है, वह विरोध करती है, जिससे वह स्वयं क्या करती है, उत्पन्न होती हैं, लेंज का नियम कहलाती हैं। बहुत आसान उत्तर है, इसे एक बार पढ़ लेंगे ना तो आपको उत्तर क्या होगा, याद हो जाएगा। अब अगला प्रश्न समझेंगे। अब अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, हाइड्रोजन परमाणु में प्रथम इलेक्ट्रॉन कक्षा की त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्रॉन है, कक्षा n बराबर 3 की त्रिज्या क्या होगी। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो कक्षा की त्रिज्या दिया है, यहाँ प्रथम जो क्लास की जो त्रिज्या दिया गया है यहाँ R1 और R1 बराबर प्रश्न में दिया गया है, कितना दिया गया है, 0.53 एंगस्ट्रॉन दिया गया है। और तीसरा वाला क्लास में पूछा गया है, मतलब यहाँ N1 का मान जो दिया गया है 1 है, तो इसकी त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्रॉन है। अगर यहाँ पर n जो है 3 मतलब तीसरा क्लास का बताना हो तो इसकी तीसरा क्लास यहाँ पे दिया गया है, तो उसकी R3 त्रिज्या क्या बनेगा। यहाँ पर तीसरी क्लास की जो है त्रिज्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर नील्स बोहर के अनुसार देखेंगे तो सूत्र होता है R अनक्रमानुपाती n स्क्वायर होता है। कक्षा की त्रिज्या मुख्य क्वांटम संख्या के वर्ग के अनक्रमानुपाती होता है। अगर यहाँ R1 और यहाँ की बात किया गया N1 और N3 की बात किया गया है, तो यहाँ लिखेंगे R1 बटा यहाँ R3 करेंगे तो इधर क्या बनेगा, N1 बटा N3 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर वर्ग बनेगा। ध्यान देंगे, यहाँ पर अगर 1 लेंगे तो यहाँ पर भी 1, या 3 लेंगे तो यहाँ पर भी 3, क्योंकि पहला क्लास हो गया तो ये पहला क्लास होगा, तीसरा क्लास है तो यहाँ पर तीसरा क्लास हो जाएगा। अब मान भरेंगे तो R1 का मान कितना है, तो प्रश्न में दिया गया 0.53 एंगस्ट्रॉन है, और R3 का मान पूछा जा रहा है। तीसरी क्लास का जो है त्रिज्या निकालना है, और यहाँ पहला क्लास 1 हो जाएगा और तीसरा क्लास यहाँ पर 3 हो जाएगा, और ये बनेगा वर्ग हो जाएगा। मतलब इस सूत्र से ही आपको बनाना है R1 बटा R3, तो N1 बटा N3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.53 बटा क्या बनेगा, R3 हो जाएगा बराबर 1 का वर्ग 1 और 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। इसमें गुणा कर लीजिए तो R3 बराबर हो जाएगा 9 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर 9 तरीके क्या बनेगा, 27, 27 को 7 हो जाएगा। 9 में जो है किससे गुणा करेंगे, 0.53 का जो का गुणा जो है यहाँ पे करेंगे, 9 3 27 हो गया, 9 पचे 45 और 45 दो मिलकर के 47, तो 4.77 जो है यहाँ पर एंगस्ट्रॉन जो है इसकी त्रिज्या का मान आ जाएगा। तो इसमें तीसरे क्लास के जो है त्रिज्या पूछा गया है, तीसरे क्लास की त्रिज्या का मान 4.77 जो है एंगस्ट्रॉन जो है हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। और ये किसके नियम से सवाल को लगाया गया है, तो नील्स बोहर के नियम से इस क्वेश्चन को हल किया गया है। तो अब हम लोग सीखेंगे इसका अगला जो प्रश्न क्या दिया गया है। अब अगला प्रश्न के बारे में समझेंगे कि इसमें क्या दिया गया है, किसी एक परिघटना का नाम लिखिए जिसकी व्याख्या क्वांटम सिद्धांत से की जा सकती है और तरंग सिद्धांत से नहीं की जा सकती है। आप एक परिघटना का नाम बताना है जिसमें क्वांटम सिद्धांत से की जाएगी लेकिन वह तरंग सिद्धांत से नहीं की जाती है, उस सिद्धांत का जो है नाम क्या होगा। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा प्रकाश वैद्युत प्रभाव होता है। क्या होता है, इसका आंसर बनेगा प्रकाश। बस एक लाइन का उत्तर लिखना है, प्रकाश वैद्युत जो है प्रभाव का नियम से होगा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। इसमें क्वांटम जो है सिद्धांत का प्रयोग हुआ है लेकिन तरंग सिद्धांत का इसमें प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि प्रकाश की ऊर्जा जो है क्वांटम माने फोटॉन की जो ऊर्जा होता है बंडल तथा पैकेट के रूप में चलता है। लेकिन इसमें जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव में क्वांटम का सिद्धांत लागू किया जा सकता है, लेकिन इसमें तरंग का सिद्धांत का नियम इसमें लागू नहीं किया जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, केवल एक लाइन लिखना है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव इसका आंसर हो जाएगा। जो अगला क्वेश्चन क्या है, धातुओं एवं अर्धचालकों के प्रतिरोधकता पर ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है, और ये 2 नंबर का प्रश्न जो है पूछा गया है। तो धातु एवं अर्धचालक के प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यहाँ पर पहले हम लोग धातुओं के बारे में समझेंगे कि धातुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बाद अर्ध जो है चालक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर नीचे लिखेंगे कि जो धातु होते हैं, धातुओं की जो प्रतिरोधकता होती है, धातुओं की जो है प्रतिरोधकता जो होता है वह बहुत कम होता है। प्रतिरोधकता क्या होती है, बहुत क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे यहाँ पर, कम होती हैं। प्रतिरोधकता इसमें क्या होती हैं, कम होती हैं और जो है और लिख सकते हैं, और इनका जो है तापमान जो होता है, इनका
तापमान गुणांक जो होता है, धातु की बात हो रही है तो धातु की प्रतिरोधकता कम होती है और इनका जो है तापमान गुणांक जो होते हैं, तापमान जो गुणांक है वह धनात्मक होता है। तापमान गुणांक जो होता है वो क्या होता है, धनात्मक होता है। अब इतना बात आप लोग समझ गए होंगे कि धातु के अंदर जो प्रतिरोधकता होती है, विशिष्ट प्रतिरोध जो होती है वो कम होती है और इसका तापमान गुणांक जो होता है धनात्मक होते हैं, धनात्मक होते हैं। इसलिए यहाँ लिख लेंगे यहाँ पर, इसलिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, ताप, इसलिए ताप बढ़ाने पर, क्या करने पर, ताप बढ़ाने पर धातु की, ताप बढ़ाने पर धातु की क्या हो जाएगा, प्रतिरोधकता, धातु की लिख देंगे यहाँ पर, प्रतिरोधकता भी क्या हो जाएगा, प्रतिरोधकता भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। ताप जब बढ़ेगा तो प्रतिरोधकता क्या हो जाता है, बढ़ जाती है। तो यहाँ तो आप समझ में आ गया। ये तो धातु के बारे में बताया गया कि धातु की जो प्रतिरोधकता कम होती है लेकिन जो तापमान गुणांक होते हैं वह धनात्मक होते हैं, इसलिए ताप जब बढ़ाया जाता है तो धातु की जो प्रतिरोधकता होती है वह बढ़ जाती है। अब समझेंगे हम लोग अधातु, क्या समझेंगे, अर्धधातु नहीं, अर्धचालक, क्या समझेंगे यहाँ पर, अर्धचालक की बात समझेंगे। तो अर्धचालक में क्या होता है, तो लिखेंगे यहाँ पर अर्धचालक जो होते हैं ना, अर्धचालक में जो है, अर्धचालक ऋणात्मक होते हैं, ये धनात्मक होते हैं, तो लिखेंगे अर्धचालक जो होते हैं वह ऋणात्मक जो है तापमान गुणांक होते हैं, तापमान गुणांक होते हैं। यहाँ पे बताइए धनात्मक बताया गया तो धनात्मक में बढ़ेगा, अभी ऋणात्मक तापमान है, तापमान गुणांक वाले होते हैं, तापमान जो है गुणांक, ये ध्यान याद रखिएगा। धातु को जो होता है वह धनात्मक जो है, धनात्मक जो है यहाँ पर गुणांक होते हैं, तापमान गुणांक धनात्मक होता है, इसमें जो है ऋणात्मक तापमान गुणांक होते हैं। गुणांक वाले जो है लिखेंगे यहाँ पर, वाले यहाँ पर पदार्थ होते हैं, ठीक ना। अर्धचालक जो होता है वह ऋणात्मक होता है, ठीक ना। ये ऊपर वाला जो बताया गया है वह धनात्मक होता है, पदार्थ होते हैं, इसलिए लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे यहाँ पर होते हैं। तो तापमान बढ़ाने पर, अगर तापमान बढ़ाते हैं, अर्धचालक की बात हो रही है तो यहाँ पर अर्धचालक का अगर तापमान बढ़ाते हैं, तापमान बढ़ाने पर क्या होती हैं, प्रतिरोधकता घट जाती है, प्रतिरोधकता क्या होती हैं, घट जाती हैं, मतलब विशिष्ट प्रतिरोध का मान यहाँ पर घट जाता है, प्रतिरोधकता क्या होती हैं, घट जाती हैं। तो यहाँ पर दो बातों को आपको ध्यान देना है कि जो धातु होते हैं इनकी प्रतिरोधकता कम होती है, इनका तापमान गुणांक धनात्मक होते हैं और ताप जब बढ़ाएंगे तो यहाँ का जो प्रतिरोधकता होगा वो बढ़ जाएगा, और अर्धचालक जो होते हैं वो ऋणात्मक तापमान होते हैं, ताप गुणांक होते हैं, इनका ताप जब बढ़ाएंगे तो प्रतिरोधकता क्या हो जाती है, घट जाती हैं। अब अगला जो प्रश्न दिया गया यहाँ पर देख सकते हैं, अगला बताया गया कि समभारिक तथा समन्यूट्रॉनिक का एक उदाहरण दीजिए। यहाँ केवल उदाहरण पूछा गया, परिभाषा नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पर समभारिक का अगर यहाँ पर उदाहरण लिखेंगे तो यहाँ लिख लेंगे यहाँ पर समभारिक का उदाहरण, क्या लिखेंगे यहाँ पर, समभारिक का जो है, सम जो है यहाँ पर भारिक का जो है उदाहरण बताना है, लिखेंगे यहाँ पर समभारिक का उदाहरण, इसमें क्या हो जाएगा। तो यहाँ समभारिक का, यहाँ केवल उदाहरण पूछा गया है तो केवल आप समभारिक का उदाहरण बताएंगे, ठीक ना। यहाँ समभारिक का उदाहरण क्या हो जाएगा, तो यहाँ इसका उदाहरण अगर देखा जाए तो यहाँ पर केवल समभारिक का जो है आपको उदाहरण लिखना है। तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, परमाणु भार 14 होता है, ठीक ना, और कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, यहाँ पर 12 भी होता है और 14 भी होता है, ठीक ना। तो दोनों का देखेंगे यहाँ पर परमाणु भार बराबर है, तो केवल यहाँ उदाहरण देना था। अगला तो देखेंगे यहाँ पे लिखेंगे सम न्यूट्रॉनिक का उदाहरण बताना है, यहाँ लिखेंगे सम न्यूट्रॉनिक का जो है उदाहरण क्या है, तो सम न्यूट्रॉनिक का जो है यहाँ उदाहरण लिख लेंगे, सम न्यूट्रॉनिक का उदाहरण। तो सम न्यूट्रॉनिक का उदाहरण का मतलब क्या है, मतलब यहाँ पर जो है सम न्यूट्रॉनिक का उदाहरण का मतलब इसमें न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसे बनाएंगे, यहाँ 1H यहाँ पे लिखेंगे 1H3 हो जाएगा, तथा जो है यहाँ पर हो जाएगा 2HI4 हो जाएगा। यहाँ पर न्यूट्रॉन बराबर है क्या, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ 2 न्यूट्रॉन हो जाएंगे, और 4 में से 2 घटा देंगे तो 2 न्यूट्रॉन हो जाएंगे। यहाँ पर देख रहे हैं न्यूट्रॉनों की संख्या, इसमें भी क्या है, 3 में से 1 घटा दीजिए और ऊपर 4 में से 2 घटा दीजिए तो 2 बराबर 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, बराबर है। जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होते हैं उसे सम न्यूट्रॉनिक कहा जाता है। अब अगला प्रश्न के बारे में समझेंगे।
अब अगला जो प्रश्न दिया गया है, किसी नैज अर्धचालक में बाह्य अशुद्धियों को मिलाने पर एन टाइप एवं पी टाइप अर्धचालकों में किस प्रकार से परिवर्तित हो जाते हैं, उनकी चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये 2 नंबर का प्रश्न है और ये 2 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि निज जो अर्धचालक में अगर बाह्य अशुद्धियाँ मिलाने से उनकी चालकता क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। निज अर्धचालक की जो बाह्य अशुद्धियाँ हैं अगर उसके अंदर मिलाते हैं तो उनकी चालकता बढ़ती हैं। अब यहाँ कैसे चालकता बढ़ेंगी, तो यहाँ ध्यान देंगे पंच संयोजी अशुद्धि। पंच संयोजी अशुद्धि किसमें पाया जाता है, तो याद रखिएगा पंच संयोजी अशुद्धियां जो होती हैं वो एन टाइप में होती हैं और 3, यहाँ ध्यान देंगे यहाँ पर जो 3 टाइप जो होते हैं, 3 संयोजी जो अशुद्धि होती हैं वो पी टाइप में होती हैं। तो लिखेंगे पंच संयोजी अशुद्धि जैसे फास्फोरस मिलाने पर एन टाइप बनता है। पंच संयोजी अशुद्धि किसमें है, एन टाइप में बनेगा। और त्रिसंयोजी अशुद्धि जैसे बोरान है। अब देखिए पंच संयोजी अशुद्धि मतलब फास्फोरस होता है और त्रिसंयोजी अशुद्धि जैसे बोरान मिलाने पर पी टाइप बनते हैं, जिससे वे बाह्य अर्धचालक बनाते हैं और आवेश वाहकों की संख्या बढ़ने के कारण उनकी चालकता क्या होती है, कई गुना बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पर जो बताया गया है कि जो पी टाइप हैं और एन टाइप हैं उनके अंदर कौन कौन से संयोजी पाए जाते हैं, तो पंच जो संयोजी अशुद्धि होता है जैसे में फास्फोरस होते हैं वो एन टाइप में पाए जाते हैं और त्रिसंयोजी जो अशुद्धियां होती हैं वो पी टाइप में पाई जाती हैं और जो जिससे वो बाह्य अर्धचालक बना लेते हैं और आवेश आवक को, तो उनकी चालकता कई गुना जो है क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। तो इसका उत्तर जो है आप लोग जो है एक बार 2 बार पढ़ लेंगे ना तो आपको उत्तर क्या होगा, याद हो जाएगा। अब अगला जो प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, यह प्रश्न तो हर साल ही पूछा जाता है, स्थिर वैद्युतिकी के गाउस का नियम बताइए। यहाँ गाउस का नियम पूछा गया है और गाउस का नियम तो हर साल के पेपर में आ रहा है। तो गाउस के नियम को जो है आप सभी लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पे लिख लेंगे गाउस का नियम क्या है, तो लिखेंगे इस नियम के अनुसार, किसके नियम के अनुसार, गाउस के नियम के अनुसार क्या बात बताए थे, तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मतलब इनका कहना था कि जो ये वैद्युत फ्लक्स है फाई ई जो है ये आवेश का 1/ε0 गुना होता है। गुना मतलब इसके अंदर गुणा हो जाएगा तो फाई ई बराबर यहाँ नोट हो जाएगा, क्यू का गुणा 1 में करेंगे तो Q/ε0 हो जाएगा। यही किनका नियम है, गाउस का नियम है। बस 2 बार पढ़ेंगे ना तो गाउस का नियम आपको याद हो जाएगा। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है, गाउस का नियम कहलाता है। तो इसे 2 बार पढ़ लीजिए, आपका गाउस का नियम क्या होगा, याद हो जाएगा। तो इसमें जो है गाउस का नियम पूछा गया था। अब अगला जो प्रश्न दिया गया है यहाँ पर देखेंगे, अब खंड जो है 2 वाला जो है, खंड में कौन कौन से प्रश्न यहाँ पे दिया गया है देख सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 का क है, किसी प्रकाशीय माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता परिक्षेपण क्षमता की परिभाषा लिखिए। तो यहाँ पर वर्ण विक्षेपण क्षमता की परिभाषा बताना है। किसी पदार्थ के लाल, बैगनी तथा पीले रंग में प्रकाश के लिए अपवर्तनांक क्रमशः 1.52, 1.62 तथा 1.60 है। पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता ज्ञात कीजिए। तो यह 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें पहले जो है विक्षेपण क्षमता के बारे में समझेंगे, उसके बाद उस न्यूमेरिकल को भी हल करके बताएंगे। तो यहाँ पर जो लिखेंगे वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या है, अब इनकी परिभाषा बहुत ही आसान है। अब यहाँ पे लिखा जाएगा लाल तथा बैगनी रंगों के कोणीय विक्षेपण, यह बैगनी और लाल रंगों के जो है कोणीय विक्षेपण हो जाएगा। और नीचे बताया गया कि ये पीले रंग का विचलन कोण के अनुपात को ही वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं, इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। तो वर्ण विक्षेपण क्षमता की परिभाषा कितना आसान है, लाल और बैगनी रंगों के जो कोणीय विक्षेपण होते हैं और जो है पीले रंग का जो है विचलन कोण का जो अनुपात होता है वर्ण विक्षेपण क्षमता कहलाता है, इसे ओमेगा से प्रदर्शित किया जाता है। अगर यहाँ डेल V का मान और डेल R का मान और डेल Y का मान जब भरा जाएगा तो एक नया सूत्र और बन जाएगा, ओमेगा बराबर होगा NV माइनस NR बटा NY माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 सूत्र है, अब दोनों सूत्र को जो है आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा और इसके बाद से इस पर जो न्यूमेरिकल
पूछा जाता है, कभी इस सूत्र पर न्यूमेरिकल आता है तो कभी इस सूत्र पे न्यूमेरिकल आता है, लेकिन इस पेपर में जो है इस सूत्र पर न्यूमेरिकल को पूछा गया है। अब नीचे जो मान दिया गया है, लाल रंग के लिए अपूर्णांक का मान जो है NR लिखेंगे 1.52 है। किस रंग के लिए? ये लाल रंग का अपूर्णांक है और ये बैगनी रंग का अपूर्णांक प्रश्न में दिया गया था 1.62 है, और पीले रंग का अपूर्णांक जो दिया गया है NY है 1.60 है। अब यहाँ पर ओमेगा का मान पूछा जा रहा है। ओमेगा का नाम क्या है? तो वर्ण विक्षेपण क्षमता कहा जाता है, और वर्ण विक्षेपण क्षमता का सूत्र क्या होता है? ओमेगा बराबर NV माइनस NR बटा NY माइनस 1। ये किनका सूत्र है? तो कहेंगे यह जो सूत्र बताया गया है वर्ण विक्षेपण क्षमता का यह सूत्र बताया गया है, NV माइनस NR बटा NY माइनस 1। और यहाँ पे जो मान भरेंगे यह बैगनी रंग का अपूर्णांक 1.62 है, 1.62 रख देंगे, और लाल रंग का जो है अपूर्णांक जो है यहाँ पर जो दिया गया है, तो बैगनी रंग के लिए यहाँ पर जो है अपूर्णांक रखा गया और ये लाल रंग के लिए अपूर्णांक रखा गया 1.52 है, और जो है यह जो है 1.60 है। तो यह पीले रंग के लिए जो है अपूर्णांक 1.60 है, -1 हो जाएगा। अब 1.62 में से 1.52 को घटाएंगे तो 0.10 हो जाएगा, और 1.60 में से 1 घटा देंगे तो 0.60 हो जाएगा। अब यहाँ दोनों का दशमलव आपस में क्या है? बराबर है। अंश और हर का जब दशमलव बराबर होना तो दशमलव को हटा देते हैं, 10/60 हो जाएगा, 0 से 0 खत्म, 1/6 हो जाएगा, और 1/6 हो जाएगा, 6 से जब 1 में भाग कर देंगे तो 0.1667 आ जाएगा, और यही इसका मान आ जाएगा। और इसका नाम क्या है? वर्ण विक्षेपण क्षमता का मान 0.1667 मान कहाँ से आया? 6 से 1 में भाग करेंगे तो यह मान जो है निकल आएगा। तो यह पहला जो क्वेश्चन जो समझ गए होंगे कि वर्ण विक्षेपण क्षमता की परिभाषा क्या है और इसका जो है अब जो है कोणीय जो वर्ण विक्षेपण क्षमता को कैसे निकाला गया। तो अब सीखेंगे जो है अगला प्रश्न क्या है। अब अगले प्रश्न के बारे में समझेंगे। अगला जो प्रश्न दिया गया है, विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं। अब यहाँ विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा बताना है। समान लंबाई के चांदी के 2 तारों को व्यासों का अनुपात 1:3 है तो उनके विशिष्ट प्रतिरोधों तथा विशिष्ट जो है यहाँ पर प्रतिरोधों का अनुपात बताना है, और विद्युत प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसमें समझिए 3 प्रश्न दिया गया है और 3 नंबर का क्वेश्चन है। पहले तो विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा समझेंगे और उसके बाद से विशिष्ट प्रतिरोध और वैद्युत प्रतिरोध का जो है अनुपात निकालेंगे। किसके सहायता से? व्यास के अनुपात के सहायता से। तो यहाँ पर नोट करेंगे विशिष्ट प्रतिरोध। अब विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं? बहुत ही आसान परिभाषा है। तो यहाँ पर जो अगर परिभाषा इसका लिखना है विशिष्ट प्रतिरोध का, तो यह सूत्र अगर आपको याद है तो इसकी परिभाषा बना सकते हैं। ई का क्या नाम है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और जे का नाम क्या है? धारा घनत्व है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा बना लेंगे। किसी धारावाही चालक के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यही जो बताया गया है कि यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तथा उस बिंदु का धारा घनत्व का अनुपात, और उस बिंदु का ये धारा घनत्व का अनुपात को क्या कहा जाता है? विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। रो बराबर होता है E/J हो जाएगा, और एक सूत्र और होता है रो बराबर होता है RA/L होता है। तो 2 सूत्र आपको याद रखना है। अब इसी दोनों सूत्र की सहायता से न्यूमेरिकल पूछा जाता है। अब न्यूमेरिकल जो पूछा गया है, अब इसी सूत्र से न्यूमेरिकल को भी हल किया जाएगा। तो यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा कंप्लीट हो गया। अब इस पर न्यूमेरिकल समझेंगे कि समान लंबाई है, मतलब लंबाई जो है बराबर है, तो L1 संबंध है L2 बराबर 1 संबंध कर देंगे। दोनों की लंबाई आपस में क्या कर दिए हैं? बराबर है। अब यहाँ पे लिखेंगे व्यास का अनुपात। प्रश्न में क्या दिया गया था? D1 संबंध D2 बराबर 1:3 है। अगर व्यास का सूत्र क्या होता है? 2 गुणे त्रिज्या होता है, 2 गुणे त्रिज्या। ये D1 है तो 2 गुणे R1 होगा, D2 है तो 2R2 होगा। 2 से 2 खत्म हो जाएगा, क्योंकि अनुपात जब रहता है ना तो ये 2 से 2 को काट देंगे तो क्या बचेगा? R1 संबंध R2 बराबर 1:3। मतलब त्रिज्या का जो अनुपात आया वो भी 1:3 का ही है, और व्यास का भी अनुपात 1:3 है। मतलब जो व्यास का अनुपात होता है ना वही अनुपात त्रिज्या का भी होता है। तो यहाँ पर बताया गया कि इसका जो है 2R1 लिख सकते हैं, 2R2, 2 से 2 खत्म, तभी आपका 1:3 ही रहेगा। तो R1 संबंध R2 का मान 1:3 आ गया। और यहाँ पे बताया गया कि R जो है व्युत्क्रमानुपाती है
क्षेत्रफल के। क्या है? आर जो है व्युत्क्रमानुपाती क्षेत्रफल के है और क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई r2 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाई r2 का स्क्वायर। तो अब r जो है r स्क्वायर, जो देखिए r का नाम प्रतिरोध है और ये r का नाम है त्रिज्या है, तो r व्युत्क्रमानुपाती 1/r2 हो जाएगा। अगर इसको दो पदार्थ के लिए जब बनाएंगे, दो पदार्थ के अगर बनता है तो ये बनेगा यहाँ पर क्या बनेगा? r1/r2 हो जाएगा। r1 बटा क्या बनेगा? r2। और यहाँ बनेगा देखिए नीचे है ये 1/r का स्क्वायर है, तो मतलब इसको उल्टा बनाएंगे, जब इसका मान रखेंगे तो r2/r1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि ये व्युत्क्रम है तो जब व्युत्क्रम यहाँ पे मान रखेंगे r1/r2 तो r2 ऊपर चला जाएगा, तो r2/r1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि यह जो है r किसके व्युत्क्रमानुपाती है? तो त्रिज्या के वर्ग के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती हो गया। तो r2/r1 का स्क्वायर हो गया और r2/r1 यहाँ देख सकते हैं r2/r1, इसका उल्टा करेंगे r2/r1 का अनुपात क्या होगा? 3/1 हो जाएगा, मतलब 3/1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मान रखेंगे 3/1 का वर्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ r2 के सामने 3 है और r1 के सामने 1 है। तो r2 के सामने 3 हो गया, r1 के सामने 1 हो जाएगा, तो 3 का वर्ग 9 हो जाएगा और 1 का वर्ग 1 हो जाएगा। तो कितने का अनुपात आ गया? तो ये प्रतिरोध का जो अनुपात आया r1/r2 बराबर आया 9/1 का अनुपात आ गया। तो यहाँ पर प्रतिरोध का अनुपात समझ में आ गया होगा कि जो प्रतिरोध होता है वह क्षेत्रफल के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्षेत्रफल को हटाएंगे तो पाई r2 का स्क्वायर होगा। अब यहाँ से जो है r और इस त्रिज्या के साथ अगर लेंगे तो r व्युत्क्रमानुपाती 1/r2 होगा और दो पदार्थ के लिए बनाएंगे तो r1/r2, तो इधर r2/r1 का स्क्वायर हो गया, मान रख दिया गया, तो r1/r2 का मान क्या आ गया? 9/1 आ गया। अगर ऊपर वाले सूत्र से अगर देखा जाए तो विशिष्ट प्रतिरोध अगर निकालते हैं तो विशिष्ट प्रतिरोध अगर इसको हम रो 1 किया जाए तो यह r1a1 हो जाएगा। अगर रो 2 करेंगे तो r2a2 हो जाएगा। तो यहाँ पर दो समीकरण बना लिया जाएगा। अगर रो 1 निकालते हैं, माने पहला विशिष्ट प्रतिरोध निकालेंगे तो r1a1/L1, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, और यहाँ पर रो 2 मान लेंगे, मतलब दूसरे पदार्थ के लिए, तो क्या बनेगा? यहाँ पर r2a2/L2 हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। लेकिन यहाँ दोनों की लंबाई आपस में क्या है? तो दोनों की लंबाई आपस में बराबर है, आगे चल के इसको बराबर कर लिया जाएगा। अब समीकरण 1 समीकरण 2 में क्या कर दिया गया? भाग दे दिया गया। समीकरण 1 भागा समीकरण 2, मतलब रो 1/रो 2 करेंगे तो क्या बनेगा? रो 1 वाला मान क्या आया था? मतलब विशिष्ट प्रतिरोध पहला वाला मान समीकरण क्या आया था? r1a1L1 ये समीकरण 1 हो गया और नीचे जो बना हुआ है समीकरण 2 हो गया, r2a2/L2 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है यह मान जो है देखेंगे कि यह मान जो है नीचे वाला मान जो है सबसे ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सबसे ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? यह L2 जो है सबसे ऊपर जाएगा तो ये बनेगा L2 सबसे ऊपर चला गया, किसके पास? r1a1L2 हो गया, और नीचे इसमें आएगा तो क्या बनेगा? r2 जो है यहाँ पर r2a2 और L1 हो जाएगा। अब a1 का सूत्र भी लिख दिया गया, पाई r1 का स्क्वायर, और a2 का होता है पाई r2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें मान को रख लिया जाएगा। अब देखिए पाई से पाई तो खत्म हो गया, पाई से पाई खत्म, क्या बचेगा? r1 बचेगा। r1 मतलब पहला प्रतिरोध, पहला त्रिज्या, और यहाँ दूसरा लंबाई है। क्या है? यहाँ पर दूसरा लंबाई है, और नीचे जो है बना है ना, यहाँ पहला लंबाई है। अभी दोनों लंबाई आपस में क्या है? बराबर है, तो यहाँ पर मान रख लेंगे। अब r1 का मान जो निकला था, r1 का मान यहाँ देख सकते हैं, r1 का मान 9 आया था, r2 का मान 1 आया था, तो r1 के सामने 9 हो गया, r2 के सामने 1 हो गया। ध्यान देंगे, r1 के सामने 9 हो गया, r2 के सामने 1 हो गया। और r1 मतलब ये त्रिज्या जो दिया गया था, मतलब यहाँ ऊपर देख सकते हैं त्रिज्या का अनुपात क्या दिया था, तो त्रिज्या का जो r1 का सामने 1 है और r2 का मान 3 है। तो यहाँ पर जो मान रखेंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे, यह प्रतिरोध का अनुपात है और यह त्रिज्या का अनुपात है और यह लंबाई का अनुपात है। तो ये r1 का मान 9 प्रतिरोध हो गया, r2 1 हो गया, पहली त्रिज्या 1 था, दूसरी त्रिज्या 3 था, दोनों के लंबाई बराबर है तो 1/1 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ जो मान रखा गया है, सूत्र को बना दिया गया है, दोनों का अनुपात बना के विशिष्ट प्रतिरोध का अनुपात यहाँ निकाला जा रहा है। तो 1 का वर्ग 1, 1 का नाम 1, 9 का नाम 9, 9/9 हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 9 का नाम 9, 9 से 9 कटेगा, 1/1, 1/1 का जो है यहाँ पर क्या बनेगा? अनुपात हो जाएगा। 1/1 का अनुपात यहाँ पर बन रहा है। तो समझ गए होंगे कि 1/1 का अनुपात कैसे आया। तो समीकरण 1 समीकरण 2 को जो है लेकर के भाग दिए, अब भाग देने के बाद से मान को इसमें भरा गया। इसमें लंबाई बराबर है, इसलिए यहाँ पर 1 1 कर सकते हैं, तो 1 से 1 ये खत्म हो जाएगा, 9 में गुणा कर लीजिए, 9/9 हो जाएगा, तभी 9 से 9 कट गया, 1/1 हो जाएगा, 1/1 का जो है अनुपात बनेगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। तो अगला जो प्रश्न दिया गया है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में n फेरे ए क्षेत्रफल वाली धारावाही कुंडली पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, जबकि कुंडली का अक्ष चुंबकीय क्षेत्र के बी का कोण थीटा है। अब यहाँ पर जो है बल आघूर्ण टाउ का जो है सूत्र का निगमन करना है, और टाउ बराबर क्या है, अब इसका सूत्र का निगमन करके बताया जा रहा है।
तो यहाँ पे एक नोट कर लेंगे। अब क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, मतलब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जो चुंबकीय द्विध्रुव पे लगने वाला जो बल आघूर्ण है, अब इसका सूत्र का जब निगमन करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले माना एनएस, मतलब यहाँ पर एक एनएस जो है एक दंड चुंबक है जिसकी प्रभावकारी जो लंबाई बना है 2l है, और ध्रुव प्रबलता जो है स्मॉल m है, और इनके साथ चुंबकीय क्षेत्र में बीटा के साथ थीटा कोण पर रखा गया, मतलब ये जो छड़ चुंबक है इसको जो है थीटा कोण पर जो है रखा गया है, और यहाँ पे जो ध्रुव प्रबलता इसकी है m है, और दोनों जो है सिरों की जो यहाँ लंबाई अगर देखा जाए दोनों ध्रुवों की लंबाई क्या है 2l है। तो यहाँ लिखेंगे बल आघूर्ण का सूत्र होता है, बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल गुणे लंबवत दूरी होता है। अब बल आघूर्ण का प्रतीक तो टाउ हो जाएगा, बल का प्रतीक एफ हो जाएगा, और इसमें लंबवत दूरी इसमें कौन है, तो चित्र के अनुसार अगर देखेंगे तो लंबवत दूरी AC है, क्या है इसमें AC है। और यहाँ पर ध्रुव प्रबलता का सूत्र क्या होता है, तो ध्रुव प्रबलता बराबर होता है F बटा B होता है। अगर B में M का गुणा कर दें तो F बराबर BM हो जाएगा, क्या बनेगा, F बराबर BM। तो इसी F को अगर हटा दें तो ये बनेगा BM हो जाएगा, BM लिखिए या MB लिख सकते हैं। और यहाँ AC है तो यहाँ AC को नोट कर देंगे। अब यहाँ AC का मान कैसे निकालेंगे, तो साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कोण होता है, क्या होता है, साइन थीटा का सूत्र लंब बटा कोण हो जाएगा। तो चित्र के अनुसार अगर देखेंगे तो साइन थीटा बराबर लंब, तो लंब कोण इसमें है तो साइन थीटा के सामने अगर देखेंगे तो ये लंब कोण है AC है, और कोण जो इसमें बनेगा 2l हो जाएगा, तो AC बटा 2l हो जाएगा। 2l का गुणा साइन में कर लेंगे तो AC बराबर हो जाएगा 2l साइन थीटा हो जाएगा, क्या बनेगा, AC बराबर 2l साइन थीटा। अब यहाँ AC को हटा लिया जाएगा और 2l साइन थीटा बन जाएगा, क्या बनेगा, 2l साइन थीटा हो जाएगा। अगर यहाँ ध्रुव प्रबलता और दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को लेते हैं, m और 2l को एक पास कर लें तो m और 2l अगर एक पास हो जाता है तो यही बनता है चुंबकीय आघूर्ण, क्या बनता है, चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा। तो m और 2l को मिलाएंगे तो m गुणे 2l हो गया, और b को किनारे कर देंगे बगल में साइन थीटा हो जाएगा, और m इंटू 2l किसका सूत्र है, बड़ा m हो जाएगा, और बड़ा m के जगह पर m गुणे 2l लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे m और 2l हट जाएगा, यहाँ लिखेंगे टाउ बराबर MB साइन थीटा हो जाएगा। तो m टाउ बराबर MB साइन थीटा कहाँ से आया जो है समझ गए होंगे। एक एक लाइन को जो है आप लोग जब इसको हल करेंगे ना तो आप लोग अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको भी बगल में नोट करते चलेंगे तो यहाँ पर जो मान निकला है वही मान यहाँ पर आपको भरना है। अब भर करके जब सॉल्व करेंगे तो टाउ बराबर MB साइन थीटा हो जाएगा। अगर m को हटाएंगे तो n क्या होता है, m किसके बराबर होता है, तो NIA होता है, क्या होता है, m बराबर, अगर फेरों की संख्या भी प्रश्न में बोला गया है ना तो यहाँ पर एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, तो टाउ बराबर हो जाएगा NIA, क्या हो जाएगा, NIA B साइन थीटा यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं टाउ बराबर हो जाएगा, अगर m को हटाएंगे तो क्या बनेगा, NIA किसका सूत्र मान है, तो NIA जो है m का मान है, और यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर B क्या बनेगा, यहाँ पर साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सवाल में फेरों की संख्या भी दिया हुआ है। तो फेरों की संख्या जब दिया है तो टाउ बराबर NIAB साइन थीटा जो है इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न क्या है। अब अगला जो प्रश्न दिया गया है, एक 500 सेमी का स्क्वायर का क्षेत्रफल है, 1000 फेरों की संख्या का कुंडली को 2 गुणे 10 के पावर -5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा गया है। कुंडली को 0.2 सेकंड में 180 अंश के कोण से घुमाया जाता है। यदि कुंडली का प्रतिरोध 20 ओम हो तो कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या क्या मान पहले दिया, पहले मान को नोट करेंगे। पहला मान जो दिया गया क्षेत्रफल है, फेरों की संख्या दूसरा मान है, चुंबकीय क्षेत्र तीसरा मान दिया गया है, कोण यहाँ पर 180 दिया है, प्रतिरोध 20 ओम दिया गया है, और प्रेरित वैद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा की गणना करना है। तो कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर एरिया मतलब क्षेत्रफल हो जाएगा, और क्षेत्रफल इसमें कितना दिया गया है, तो क्षेत्रफल लिखेंगे ए बराबर 500 सेमी का स्क्वायर। अब ये सेमी का जब स्क्वायर को बदलते हैं ना तो 10 के पावर -4 से गुणा करेंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाता है। 10 के पावर किससे गुणा करेंगे, -4 से गुणा करेंगे, मीटर स्क्वायर हो गया। अगर इसमें से 2 जीरो कम कर लेंगे ना, 2 जीरो कम होगा तो 10 के पावर -2 होगा, और 10 के पावर -2 को हटाएंगे तो 2 स्थान दशमलव लग जाएगा। तो यहाँ पे समझिए 10 के पावर -4 लगाने का मतलब 4 स्थान दशमलव लगा दिया गया, 1 2 3, और यहाँ से एक स्थान और लगाएंगे तो क्या बनेगा, 4 0.05 मीटर का स्क्वायर। यह बन गया क्षेत्रफल का मान, और यह का नाम है फेरो
तो इसमें फेरों की संख्या जो है 1000 है। अब बी का नाम क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, कितना मान दिया गया है, 2 × 10⁻⁻5 वेबर प्रति मीटर का स्क्वायर दिया गया। और टाइम कितना दिया गया प्रश्न में, तो डेल टी बराबर 0.2 सेकंड दिया गया है। जब कोण जो है यहाँ लंबवत से जब 180 अंश की बात किया जाता है तो पहला कोण याद रखेंगे θ1 बराबर जो है 0 हो जाएगा और θ2 बराबर 180 अंश हो जाएगा। ध्यान देंगे यहाँ पर एक बार और समझ लेते हैं। यहाँ पे जब कोण यहाँ पे दिया है, क्या बताया गया यहाँ पर कि जब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र लंबवत रखा गया है तो 180 अंश के कोण में घुमाया जाता है। तो यहाँ लंबवत के लिए जो प्रयोग क्या किया जाता है, θ1 बराबर 0 का प्रयोग करते हैं, θ2 बराबर 180 अंश का प्रयोग करते हैं। आर का नाम क्या है, प्रतिरोध है। प्रतिरोध कितना दिया गया प्रश्न में, 20 ओम दिया गया। और ई का नाम क्या है, प्रेरित वैद्युत वाहक बल है। इसमें ई का मान पूछा जा रहा है। और आई का नाम क्या है, प्रेरित धारा है। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर प्रेरित वैद्युत वाहक बल को निकालने से पहले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन निकालेंगे। चुंबकीय फ्लक्स में कितना परिवर्तन हुआ है पहले उसकी गणना कर लेंगे, तब जाकर के ई का मान निकलेगा, उसके बाद आई का मान निकलेगा। तो डेल फाई का सूत्र क्या होता है, तो डेल फाई का सूत्र बना होता है दो कोण के लिए एन बी ए काश θ2 माइनस काश θ1 होता है। क्या होता है, एन बी ए काश θ2 माइनस काश θ1 हो जाएगा। डेल फाई बराबर एन बी ए हो जाएगा, काश θ2 मतलब 180 अंश हो जाएगा, काश θ1 का मान 0 हो जाएगा। और यहाँ एन बी ए उतर जाएगा और काश 180 अंश का मान जो होता है ना -1 होता है। कितना होता है, -1 हो जाएगा। और काश 0 का मान 1 हो जाएगा। आगे चिन्ह माइनस लगा है तो -1 मिल करके क्या बनेगा, -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर डेल फाई बराबर -2 एन बी ए हो जाएगा। अब इसमें मान को रखा जाएगा, तो इसमें मान कैसे रखेंगे, माइनस यहाँ नोट करेंगे, 2 उतर जाएगा। एन का मान 1000 था, प्रश्न में कितना था, फेरों की संख्या 1000 था। और बी का मान जो दिया गया है 2 × 10⁻⁻5 दिया गया है, 2 × 10⁻⁻ बी का मान हो गया। और क्षेत्रफल कितना आया था, 0.05 आया था। अब यहाँ पे गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ से दशमलव अगर हटाते हैं तो 2 0 से इसका दशमलव हट जाएगा, बचेगा यहाँ पर 10। तो -2 × 10 × 2 × 5, ये 5 हो जाएगा 10⁻⁻5। गुणा करेंगे 5 दूनी 10, 10 10 में 100, 100 में 2 का गुणा होगा 200, -200 × 10 के पावर क्या जाएगा, -5 हो जाएगा। अगर इसमें से 2 0 कम करेंगे तो डेल फाई का मान -2 × 10⁻³ वेबर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो मान है यह चुंबकीय फ्लक्स का जो है परिवर्तन निकला है। लेकिन इसमें चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन नहीं पूछा गया, प्रेरित वैद्युत वाहक बल का मान पूछा गया है। तो यहाँ पर फैराडे के नियम से ई का सूत्र क्या बनेगा, -डेल फाई बटा क्या बनता है, डेल टी हो जाएगा। तो यहाँ पर जब मान रखेंगे तो ई बराबर क्या बनेगा, और यहाँ पर मान क्या आया, माइनस में आया है तो माइनस और माइनस लगाएंगे, 2 × 10 के पावर क्या है, -3 हो जाएगा और पूरे का बटा। अब टाइम यहाँ कितना दिया है तो देख सकते हैं ऊपर टाइम कितना दिया गया था, 0.2 सेकंड है। तो यहाँ पर 0.2 सेकंड प्रश्न में दिया गया था। तो यहाँ पर जो समय निकला था कितना निकला था, 0.2 सेकंड था। अब ये माइनस और माइनस मिलेगा ना तो ये बन जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो ये बनेगा 2 × 10⁻³ हो जाएगा और बटा में नीचे क्या बनेगा, 0.2 हो जाएगा। अगर यहाँ से 10 से ऊपर नीचे गुणा कर लें दशमलव हटाने के लिए, तो 10 से ऊपर नीचे जब गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएगा और 10 में 2 का गुणा करेंगे तो 10 दूनी कितना आ जाएगा, 20 × 10⁻³ हो जाएगा और बटा में क्या बनेगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब 2 से 20 को काट देंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर बचेगा आपका 10 × 10⁻³ बच जाएगा। 2 से 20 कटेगा 10 हो गया। अगर यहाँ एक घात में से 3 घात घट जाएगा तो 10 के पावर क्या बनेगा, -2 हो जाएगा। और यहाँ प्रेरित वैद्युत वाहक बल का मात्रक तो आप लोग जानते ही हैं, इसका मात्रक क्या बनेगा, वोल्ट हो जाएगा। क्या बनेगा, वोल्ट। प्रेरित वैद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है। तो 10 के पावर -2 जो है इसमें क्या बनेगा, वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ ई का मान जो है निकल गया। प्रेरित वैद्युत वाहक बल की इसमें गणना करना था, लेकिन अब इसमें धारा की गणना करेंगे तो धारा का सूत्र क्या होता है, तो धारा का सूत्र होता है, यहाँ पे लिख लेंगे, आई बराबर होता है E/R होता है। तो आई बराबर E/R हो जाएगा। और ई का मान अभी निकाले हैं, कितना निकला है, 10 के पावर -2 निकला है बटा। और आर का मान क्या था, तो आर का मान जो प्रतिरोध आया था, तो प्रतिरोध जो इसमें दिया गया था 20 आया था। क्या आया था, 20 आया था। अब यहाँ पर अगर यहाँ पे 10 के पावर -4 घात कर लें तो यहाँ पे क्या बनेगा, 100 × 10 के पावर -4 लिख सकते हैं, बटा में क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 0 से 0 खत्म, 2 × 5 = 10, 5 आ जाएगा। 5 × 10 के पावर -4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5 × 10 के पावर -4। और धारा का मात्रक क्या बनेगा, तो धारा का मात्रक बनेगा एम्पियर हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कैसे इसको हल किया गया है। तो यहाँ पर जो है 4 घात बना लिए, 2 0 बढ़ा दिए हैं और 20 से काट दे, 20 × 5 × 10 के पावर -4
-4 एम्पियर इसका मान आ गया। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो एक बार और समझ लीजिएगा। यहाँ डेल फाई का मान माइनस रखेंगे तो माइनस में प्लस हो जाएगा, और इसका दशमलव अगर हटाएंगे तो इसका दशमलव जब हटाया जाएगा ना, तो यहाँ से 10 से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे तो दशमलव क्या आ जाएगा, हट जाएगा। 10 दूनी 20 हो जाएगा और नीचे 2 हो जाएगा। 2 से 20 को काट दिए, 10 गुणे 10 के पावर -3, और एक घात में से -3 घात करेंगे ना तो -2 घात हो जाएगा। तो यहाँ जो है आपको मात्रक वोल्ट हो जाएगा, और ऊपर जो है प्रेरित धारा का मान 5 गुणे 10 के पावर -4 एम्पियर आ गया। तो यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न क्या है। तो अगला जो प्रश्न दिया गया, देहली आवृत्ति किसे कहते हैं। अब यहाँ देहली आवृत्ति की परिभाषा बताना है, और सोडियम धातु से 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या 7000 एंगस्ट्रॉन तरंगदैर्ध्य वाली नारंगी प्रकाश द्वारा सोडियम पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर इतना अगर एनर्जी से अगर अधिक आएगा तब तो उत्सर्जन करेगा, और नहीं आएगा यहाँ से इससे कम आ जाएगा, इस ऊर्जा से कम आ जाएगा, तो जो है यहाँ पर का कोई प्रभाव उत्पन्न नहीं होगा। तो पहले इसमें हम समझेंगे देहली आवृत्ति किसे कहते हैं। देहली आवृत्ति की पहले परिभाषा समझ लेते हैं, और उसके बाद से इस न्यूमेरिकल को जो है हल करके बताया जाएगा। तो देहली आवृत्ति की परिभाषा बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे तो परिभाषा आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। तो क्या कहेंगे यहाँ पर, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे किसी दिए गए धातु की सतह से क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जित हो जाए, ऐसे आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं। मतलब आपतित अगर प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति है, किसी धातु की सतह पर जब गिरता है ना, तो उस धातु की सतह से क्या उत्सर्जन हो जाए, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं, ऐसे आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहा जाता है। इसको जो है न्यू नॉट, इसको क्या कहते हैं, न्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मात्रक HZ मतलब हर्ट्ज होता है। क्या होता है, हर्ट्ज होता है। तो न्यूनतम आवृत्ति है तो आवृत्ति का मात्रक क्या होते हैं, हर्ट्ज होते हैं। तो अब हम लोग सीखेंगे इस पर न्यूमेरिकल क्या पूछा गया है। न्यूमेरिकल के बारे पे अब हम लोग समझ लेते हैं न्यूमेरिकल क्या इसमें प्रश्न में दिया गया है। तो इसमें जो न्यूमेरिकल दिया गया है तो देख सकते हैं, सोडियम धातु के 1 इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और 7000 तरंगदैर्ध्य के अगर सोडियम का प्रकाश वैद्युत प्रभाव उत्पन्न होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर आवश्यक ऊर्जा कितनी जरूरत है, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जरूरत है। तो आवश्यक ऊर्जा हो गया, यहाँ पर लेमडा का मान क्या दिया गया, 7000 एंगस्ट्रॉन है। तो एंगस्ट्रॉन को अगर हटाएंगे तो 10 के पावर -10 घात हो जाता है। अगर इस एंगस्ट्रॉन को नैनो में बदल दें, 1 जीरो अगर इसमें से कम कर दें तो 700 गुणे 10 के पावर -9 घात हो जाएगा, और 700 गुणे 10 के पावर -9 को जो है नैनोमीटर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, नैनोमीटर। तो लेमडा का मान 700 नैनोमीटर आ गया। और ऊर्जा का जो सूत्र होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, लेकिन लेमडा का मान जो होना चाहिए नैनोमीटर में होना चाहिए। एक सूत्र होता है ऊर्जा का, ई का सूत्र होता है Hc/लेमडा होता है। तो चाहे इस सूत्र से लगाएंगे तो ये जूल में आएगा, और जूल को पुनः इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना पड़ेगा। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल करके यहाँ पे रखा गया है कि 1240/लेमडा अगर नैनोमीटर है, तो इस सूत्र से अगर हल करेंगे तो एकदम आसान और हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लेमडा का मान नैनोमीटर में आया है, तो 1240/700 नैनोमीटर में है। तो लेमडा का मान अगर नैनोमीटर में रहेगा तभी ये सूत्र लागू किया जाता है, और ये आंसर जो ऊर्जा का आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही ये ऊर्जा का मान आता है। तो यहाँ पर 1240 में 700 का जब भाग करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, अब बचेगा 70 में जो है 124 का भाग करेंगे तो 1.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। तो हमको आवश्यक जो ऊर्जा है कितनी आवश्यकता है, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की हमको आवश्यक ऊर्जा की जरूरत है, लेकिन हमारे पास ऊर्जा कम आ गया, 1.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया है। तो लिखेंगे चूंकि प्रकाश ऊर्जा जो आया है 1.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है, आवश्यक ऊर्जा 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या है, कम है। अब यहाँ पे जब कम रहेगा तो इसलिए कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। मतलब सोडियम जो परमाणु था उसमें से कोई भी जो है इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जित नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये ऊर्जा का मान क्या आ गया, कम आ गया है, और प्रकाश वैद्युत प्रभाव भी प्रदर्शित नहीं होगा। मतलब यह प्रकाश वैद्युत प्रभाव का गुण भी यह प्रदर्शित नहीं करेगा, क्योंकि इसकी ऊर्जा आवश्यक ऊर्जा से क्या है, कम है। तो उम्मीद करते हैं जो है यह प्रश्न जो है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर बस आपको ध्यान देना है कि जो लेमडा का मान रखेंगे यहाँ
यहाँ पर इस ऊर्जा के सूत्र में नैनोमीटर में जब रहेगा तो यह ऊर्जा मान निकलेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, और यहाँ भाग देने पर जो आया है मान 1.77 जो आया, और हमको आवश्यक ऊर्जा की जो जरूरत है वह 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा की जरूरत है। तो इसमें जो है इस ऊर्जा से एक कम ऊर्जा आ गया है, इसलिए यह कोई जो है प्रकाश वैद्युत प्रभाव प्रदर्शित नहीं करेगा। तो इस भाग में प्रश्न नंबर 4 तक के सभी प्रश्नों को जो है हल कर दिया गया है। अब अगले भाग में जो है प्रश्न नंबर 5 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को जो है हल करके बताया जाएगा। तो प्रश्न नंबर 5 से आगे के जितने भी प्रश्न दिया गया है, पूछा गया है, उसको अगले भाग के वीडियो में हल करके अपलोड किया जाएगा। तो आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप सभी लोग एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।